तो देखिए, पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना मेमोयर यानी कि स्मरण लिखा है, जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। देखो, मेमोयर का मतलब क्या होता है? स्वयं व्यक्ति के द्वारा लिखी गई यादों का जो एक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसे मेमोयर बोलते हैं। तो इस बुक में उन्होंने बताया कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। अभी आपको याद भी होगा, सोशल साइंस कैटेगरी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन गार्ड सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, अमर्त्य सेन को। और ये पहले भारतीय बने थे जिनको इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1998 में। और उसके जस्ट एक साल बाद 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, भारत रत्न। बाकी शरद पगारे 31वां व्यास सम्मान मिला इन्हें इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। शरण कुमार लिम्बाले की बात करेंगे, 30वां सरस्वती सम्मान मिला इनके उपन्यास सनातन के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 2020 के बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला इनको इनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। बाकी एक और नाम बताऊंगा मैं आपको, डेविड डायोप का, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, लिख लो इसको। ये फ्रांस के हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक इसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसके लेखक कौन है? भरत सुंदरम। वैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जिसे अभी लॉन्च किया गया है। और इसे लिखा है सुरेश रैना ने, किसके साथ मिलकर के? स्पोर्ट ऑथर भरत सुंदरम के साथ मिलकर के। तो इस बार क्वेश्चन को मैंने उल्टा करके पूछ लिया। बाकी आपसे एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है यही पूछा जाएगा कि ये किसकी बायोग्राफी है या इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है। बाकी शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक को लिखा। डेविड डायोप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये फ्रांस के हैं वैसे तो। अभी 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला इन्हें इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अच्छा बताइए, अभी बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विष्णुपद सेठी ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है और इसको लिखा है किसने? वरिष्ठ नौकरशाह यानी कि सीनियर ब्यूरोक्रेट IAS विष्णुपद सेठी ने। एक्चुअली में ये जो बुक है ये 61 कविताओं का एक कलेक्शन है। अभी नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी आई थी सच कहूं तो नाम से। कल्कि कोचलिन ने एक बुक लिखी है एलिफेंट इन द वॉर्म नाम से। और मेगन मार्कल द बेंच नाम से बुक लिखी। अच्छा बताइए, हाल ही में द नेटमैक्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, इस बुक को किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं ये अमिताभ घोष, इन्हीं की ये नई बुक है, तो इसको याद रखना। अभी कुछ समय पहले इन्होंने एक और बुक लिखी थी लिविंग माउंटेन नाम से। बाकी अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा। बाकी रवि शास्त्री स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से बुक लिखा इन्होंने। और सलमान रुश्दी लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 टू 2020 नाम से बुक लिखी इन्होंने। अभी सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी आई है, क्या नाम है? चलो उसका नाम बताओ आप। अमिताभ घोष इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये पहले अंग्रेजी राइटर हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 2018 में। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। फिर बताइए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 20 जून को ये वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाता है। पहली बार इसे सन 2001 में मनाया गया था। इस बार इसकी थीम रही टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। फिर बताइए, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जून को। तो हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश रहा इटली। अच्छा, ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 जून को कार्ल लैंडस्टेनर का जन्मदिन होता है। इन्होंने ही रक्त समूह की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा बताइए, ब्लड जो है ये कैसा उत्तक है? तो ये एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड से रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन बताऊं मैं तो याद रखना, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर, O नेगेटिव होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है यानी कि जो सबसे ले सकता है वो AB पॉजिटिव होता है।
और ब्लड में प्लाज्मा लगभग कितने प्रतिशत होता है? 55% होता है। अच्छा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, डायरेक्ट प्रश्न आता है। प्लीहा को कहते हैं स्प्लीन को। चलो एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना होता है बताइए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके। फिर बताइए, अभी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जून को। तो ये दिन दुर्व्यवहार और पीड़ित बुजुर्गों के लिए आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम रही न्याय तक पहुंच, एक्सेस टू जस्टिस। और 15 जून को हम ग्लोबल विंड डे के रूप में भी मनाते हैं। बुजुर्गों के लिए एक और दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। और इसकी थीम क्या रही? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूसिव। बाकी देखो, परिवार से रिलेटेड एक और डे हमने पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे, वो 15 मई को हमने मनाया था, जिसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, तो वो भी ध्यान रखें आप। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जून को, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो हर साल ये 17 जून को ही मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में बंजर और सूखे से मुकाबला करने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम रही है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। अच्छा देखो, मरुस्थल की बात है ना, कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल डेजर्ट्स के बारे में आपको बताता हूं जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि सहारा मरुस्थल, ये कहां पर है? ये तो आप बता दोगे, याद रखना ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो आपको मिलेगा कहां पे? अफ्रीका में। अब बताइए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और अटाकामा मरुस्थल, ये याद रखना विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है जो आपको मिलेगा चिली में। फिर बताइए, पेटागोनिया मरुस्थल, ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। और गोभी मरुस्थल तो आप बता ही दोगे, चीन और मंगोलिया की सीमा पर मिलेगा आपको। बाकी कालाहारी मरुस्थल, ये आपको मिलेगा अफ्रीका में, बोत्सवाना में। और ईरान में आपको 2 मरुस्थल मिलेंगे, दस्त ए कबीर और दस्त ए लुप्त मरुस्थल। बाकी सऊदी अरब में भी एक मिल जाएगा आपको, रब अल खाली मरुस्थल। अच्छा बताइए, कौन सा महाद्वीप है जहां पे कोई भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जून को। गैस्ट्रोनॉमी, भोजन की कला को कहा जाता है गैस्ट्रोनॉमी, और ये किसी विशेष क्षेत्र से खाना पकाने की विधि भी हो सकती है। तो सिंपल सा याद रखो, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 जून को। फिर बताइए, अभी ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जून को। तो लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 18 जून को यह ऑटिज्म प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है, वो हम 2 अप्रैल को मनाते हैं, वो भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 जून को। तो सिकल सेल रोग, या आप इसे कह दीजिए सिकल सेल एनीमिया, ये आरबीसी से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है, जिनमें इन आरबीसी का जो आकार होता है ना, ये अर्धचंद्र का हो जाता है, हंसी के प्रकार का, जिसे आप सिक्कल बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके जैसा हो जाता है ये। और ये कठोर और चिपचिपी हो जाती है, जिससे ये रक्त वाहिकाओं में फंस जाती है, जिससे शरीर के कई हिस्सों में ब्लड या ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है या फिर रुक सा जाता है। तो इसी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है हर साल 19 जून को। इस बार की थीम रही शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। फिर बताइए, अभी जून 2021 को विश्व स्तर पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा 7वां। तो इंटरनेशनल योगा डे ये 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार हमने इसे 21 जून 2015 को मनाया था। इस बार 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं हम। अभी आपको याद होगा, अभी नमस्ते योग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। और इस बार की थीम क्या है? भारत में तो इसकी थीम है योगा फॉर वेलनेस, और यूनाइटेड नेशन ने जो इसकी थीम दी है वो है योगा फॉर वेल बीइंग। दोनों आप ध्यान रखना। अच्छा, 21 जून को ही हम क्यों मनाते हैं? आपको पता है ना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और सबसे छोटा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? 22 दिसंबर को होगा। और अगर आपसे पूछें कि दिन और रात कब बराबर होती है साल में 2 बार,
21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसे ही विषुव कहते हैं, इंग्लिश में इक्विनॉक्स। और योगा से एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कई बार कि भारत के बाहर किस देश में अभी योग यूनिवर्सिटी खोली गई थी? लॉस एंजलिस में, यूएसए के लॉस एंजलिस में, जिसका क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ये अभी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 जून को ही। तो ये जो दिन है ये नाविकों के लिए सुरक्षित नेविगेशन की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? हाइड्रोग्राफी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष, यानी कि 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मोंटे कार्लो, मोनाको में है। और 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया गया, ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों, जिनकी मतलब इनकम कोविड-19 से प्रभावित हुई है, उनके लिए ये घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया है। अब इस कार्यक्रम में होगा क्या? तो इसमें बैंक के जो कर्मचारी हैं वो अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे और एक ग्राहक कोविड देखभाल कोष स्थापित करेंगे, फंड स्थापित करेंगे, ताकि 50,000 कोविड प्रभावित कम आय वाले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो ग्राहक हैं उनकी मदद की जा सके, जिसमें उनके लिए जैसे रोजमर्रा की जो चीजें हो गई, चावल, दाल, आटा, चीनी, नमक, तेल, इस तरह की चीजों से मतलब उनकी मदद करने की कोशिश की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ वी वेदनाथन है। अभी एचडीएफसी बैंक से याद होगा स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया गया था इसके द्वारा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था, जिसमें आप अपना जो अकाउंट नंबर है उसको खुद से सेलेक्ट कर पाओगे, अकाउंट नंबर के लास्ट के 10 डिजिट को। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाइए। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो जो बच्चे कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए तो उनका भरण पोषण करने के लिए और उनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसमें तुरंत तो 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में बच्चों को दिए जाएंगे और जब उन बच्चों की 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तो 5 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। ये है इस योजना में। अभी राजस्थान ने, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना भी शुरू किया था। चिरंजीवी योजना, ये भी राजस्थान सरकार की है। देखो, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है। बाकी असम ने अभी मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया भूमिगत जल स्तर को बेहतर करने के लिए। वैसे मध्य प्रदेश ने अभी अंकुर योजना को शुरू किया था वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। और उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना को शुरू किया था, जबकि उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला को शुरू किया। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब इसमें होगा क्या? जो हायर एजुकेशन के जो टीचर हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी वैक्सीनेशन के बारे में, कोविड-19 के बारे में। और फिर ये टीचर और उनके जो स्टूडेंट हैं ये लोगों को ट्रेनिंग देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेव अप कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम के द्वारा संचालित तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मिशन को लॉन्च किया है और इस मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए ये रेव अप नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया। और ये तेलंगाना राज्य ही है जिसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है, जिनके पास पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार है। यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी हिमा कोहली। तो आपको बताना है कि अभी किस राज्य ने सीएम राइज योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? सर्व सुविधा युक्त स्कूलों का निर्माण करना, जिसमें मतलब स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेबोरेटरी वहाँ पे हो, स्मार्ट क्लास हो, परिवहन के साधन हो
और इस तरह से 9,200 स्कूल खोले जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। मतलब हर क्षेत्र में गुणवत्ता वाली शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। असम की बात करेंगे, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना इन्होंने शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश ने अभी पर्वत धारा योजना शुरू की जल संरक्षण के लिए। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना है नाडू नेडू योजना, उसको अपनाने का फैसला किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अभी आंध्र प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजना है नाडू नेडू योजना, उसको अपनाने का फैसला किया है। अच्छा, है क्या ये नाडू नेडू योजना? इसे आंध्र प्रदेश सरकार ने 14 नवंबर 2019 को शुरू किया था। इसमें क्या होता है, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 6वीं तक के छात्रों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है, जिनके पास पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार है। और यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, उनका नाम है हिमा कोहली। फिर बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा बिहार ने। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है ना, नीतीश कुमार, उन्होंने राज्य की महिलाओं और युवाओं के बीच में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 योजनाओं को शुरू किया। एक है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब देखो इसमें क्या होगा, तो इसमें बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 5 लाख तो उन्हें लौटाने ही नहीं है, बल्कि जो बचे हुए 5 लाख है वो आपको लौटाने हैं, वो भी किस्तों में आप लौटाओ। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो वो महिलाएं हैं ना, जो वो 5 लाख रुपए लौटाएगी किस्तों में, तो उनको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन युवाओं के केस में उनको 1% का सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, वो 5 लाख, बचे हुए 5 लाख रुपए लौटाने में। अभी उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना को शुरू किया था, जबकि उत्तराखंड पुलिस ने, आपको याद होगा, हौसला मिशन शुरू किया था। अंकुर योजना किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी, ये ध्यान रखना। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान है यहाँ के। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, जब वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। बिहार में आपको एक वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, बाकी रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ध्यान रखना ये। अच्छा बताइए, अभी किसने गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा डी गुकेश। तो अभी भारतीय चेस प्लेयर हैं डी गुकेश, और इन्होंने $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीत लिया है। डी गुकेश ये तमिलनाडु से हैं, और याद रखना ये भारत के सबसे छोटे और दुनिया के दूसरे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। वैसे अभी वर्तमान में हमारे 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण है, जो कि तमिलनाडु से हैं। इनसे पहले 67 नंबर के थे लियोन मेंडोनका, जो कि गोवा से हैं। अच्छा, पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। इनकी बायोग्राफी आई थी अभी, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर, और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था इन्हें 1991 में। अच्छा बताइए, भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में खुलेगी। अभी आपको याद होगा, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने चेकमेट कोविड इनिशिएटिव को शुरू किया था, और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? संजय कपूर है। और चेस को रेगुलेट करने वाली वर्ल्ड वाइड एक बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और लुज़ेन स्विट्जरलैंड में ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर है। अच्छा बताइए, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। और जो आपका चेस का बोर्ड होता है, बताइए उसमें कितने स्क्वायर कॉलम होते हैं, बॉक्सेस होते हैं? 64 होते हैं, यानी 8 का स्क्वायर। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो आंसर होगा विनू माकंड को। एक्चुअली में अभी आईसीसी ने टोटल 10 खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, और उनमें से एक भारतीय खिलाड़ी भी है जिनका नाम है विनू माकंड। ये गुजरात के ऑलराउंडर थे, और इन्होंने ही सुनील गावस्कर को ट्रेनिंग भी दी थी। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अभी तक कितने भारतीय खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है? 7। अब टोटल 7 हो गए हैं इनको जोड़ करके। कौन कौन से? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और अब विनू माकंड। 10 खिलाड़ियों को अभी शामिल किया गया ना, तो उसमें से ये भारतीय नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीसी
इसका स्थापना हुआ था 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में। अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं। और 2023 में आपको पता है जो मेंस वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे होंगे, भारत में ही होंगे। अच्छा फिर बताइए वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो ये याद रखना ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और आपके पहले ओलंपिक खेल ये कहाँ पे हुए थे, 1896 में हुए थे एथेंस में, एथेंस ग्रीस में है। उसके बाद अगर पूछा जाए 2016 में जो आपके ये समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन ना, 2016 के जो हुए थे वो रियो में हुए थे, रियो ओलंपिक। 2020 वाले ये टोक्यो ओलंपिक हैं जो अभी 2021 में हो रहे हैं, आपको पता ही है कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए थे 2020 में। और टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर क्या क्या हैं, सोमाइती और मिराइतोवा। सोमाइती ये पैरालंपिक का शुभंकर मैस्कट है। उसके अलावा 2024 में जो आपके समर ओलंपिक होंगे अगले, वो पेरिस में होंगे। 2028 वाले लॉस एंजलिस में होंगे। और 2032 वाले अभी हमने पढ़ लिया ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 4-4 साल के गैप में ये सारे समर ओलंपिक है। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर याद रख लो, एक तो लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। अच्छा चलो बताओ, अभी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली नाविका कौन बनी थी, नेत्रा कुमारन। और टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने फवाद मिर्जा, और जबकि पहली पहलवान बनी थी विनेश फोगाट, और पहली तलवारबाज बने कौन, भवानी देवी। और इसी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर बनी कौन, मीराबाई चानू। ये भी याद रखो। अच्छा चलो आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, कर्नम मालेश्वरी बनी थी। ये नाम याद रखना, अभी इनका नाम आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ोगे। और अगर आपको पता है आप कहाँ पे पढ़ोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इनका नाम हम करंट अफेयर्स में कहाँ पे पढ़ेंगे, क्या बन गई है ये। अच्छा फिर बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा मुशफिकुर रहीम को। आपको याद होगा इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अभी मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, मुशफिकुर रहीम को। और ये कहां के प्लेयर है, ये बांग्लादेश के प्लेयर है। वहीं अगर महिलाओं में बात करेंगे यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो स्कॉटलैंड की प्लेयर है कैथरीन ब्राइस। इनको देखो, ये तो हमने मई महीने की बात कर ली, तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन 5 महीने के पुरुषों के और महिलाओं के नाम याद रखने हैं। मैं आपको वैसे रिवाइज करा देता हूं, सुनना। जनवरी महीने की बात करते हैं, पुरुषों में चुना गया था ऋषभ पंत को, महिलाओं में शबनीम इस्माइल को जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फरवरी की बात करेंगे, पुरुषों में चुने गए आर अश्विन, और महिलाओं में चुनी गई थी टेमी बेमॉन जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। मार्च महीने में पुरुषों में चुने गए थे भुवनेश्वर कुमार, और महिलाओं में लिजेल ली जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। अप्रैल में पुरुषों में बाबर आजम को चुना गया और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली को। और मई का ये हमने देख ही लिया है। चलिए आप बताइए, आईसीसी ने किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम में अभी शामिल किया, विनु माकंड को, याद रखना ये। और इस तरह से अभी टोटल 7 भारतीयों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। चलिए आप तो बताइए, अभी आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया था, विराट कोहली को। और महिलाओं में बात करेंगे तो एलिसा पेरी को। चलिए बताइए, दशक में खेल भावना दिखाने के लिए किसे सम्मानित किया गया था, महेंद्र सिंह धोनी को। और दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर कौन बने थे, राशिद खान बने थे, ये अफगानिस्तान के हैं। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है, तो आंसर होगा अरुणा तंवर। तो अरुणा तंवर ये पहली महिला एथलीट बन गई हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई किया है। किस खेल में, ताइक्वांडो में। और इनका नाम है अरुणा तंवर, ये भिवानी हरियाणा से है। और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मैस्कॉट क्या है, मिराइतोवा है। और टोक्यो पैरालंपिक का सोमाइती है। देखो देवेंद्र झाझरिया का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि इनका संबंध किस खेल से है, भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोअर है। ये चूरू राजस्थान से है। एक्चुअली में 2 बार पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये। एक तो 2004 में जीता था एथेंस में पैरालंपिक में, और 2016 में जो रियो पैरालंपिक हुए थे वहां पे इन्होंने जीता था गोल्ड, इसीलिए इनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा देखो, अशोक कुमार का नाम आपको याद रखना है
क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी चुने गए। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर याद रख लो लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में किसने फ्रेंच ग्रैंड प्री 2021 जो फार्मूला 1 रेस है उसको जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और मैक्स वर्स्टपन से याद रखो इनकी नेशनलिटी है, ये है कहाँ से? ये नीदरलैंड से है। और किस कार कंपनी की ये गाड़ी चलाते हैं? तो रेड बुल के ये ड्राइवर है। फर्स्ट नंबर पे मैक्स वर्स्टपन रहे, सेकंड पे लुइस हैमिल्टन रहे जो कि ब्रिटेन से है और मर्सिडीज के ड्राइवर है। तीसरे पे रहे सर्जियो पेरेज जो कि मैक्सिको से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। और देखो अभी तक जितनी भी आपकी ये फार्मूला 1 रेसेस हो चुकी है टोटल 8 हो चुकी है, 8 2021 में। और इसकी क्विज भी आपकी अपलोड कर दी गई है। कहाँ पे? आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। तो वहां जाके वो क्विज जरूर लगा लेना। और उसी तरह से जो ये आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, चाहे डेली वाले हो गए, वीकली वाले हो गए या मंथली वाले हो गए, इनकी क्विज भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑलरेडी कर रखा है तो उसे अपडेट जरूर कर लेना। प्ले स्टोर में जाकर के चेक कर लो, अगर वो अपडेट मांग रही है तो उसे अपडेट जरूर कर लो, क्योंकि कुछ नए फीचर ऐड हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो उनसे आप अछूते रह जाओ। कुछ नई क्विज ऐड हुई है तो जब तक आप अपडेट नहीं करोगे वो आपको शो नहीं होगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अंकटाड की महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रेबेका ग्रिंसपन को। और इनका नाम इसलिए भी आपको याद रखना है क्योंकि अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी है। क्या नाम है? रेबेका ग्रिंसपन इनका नाम है। अंकटाड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 1964 में, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मिल जाएगा। देखो यहां से एक प्रश्न एग्जाम में आया था, एक बार मैंने बताया भी था कि विश्व निवेश रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो अंकटाड जारी करता है। जबकि अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो आईएमएफ उसको जारी करता है। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन में। बाकी नागोजी ओंकोजो इवेला की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, ये नाइजीरिया से हैं। और अब्दुल्ला शाहिद अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के लिए इनको अध्यक्ष चुना गया है। बाकी लॉरेंस डेकार्स, ये फ्रांस में जो ल्योर म्यूजियम है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नाम है लॉरेंस डेस्कार्स। अच्छा एक डॉक्टर पैट्रिक अमोत का नाम भी याद रखो, अभी डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ये केन्या से हैं। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम फटाफट से छाप दो कमेंट बॉक्स में, कई बार हम पढ़ चुके हैं। अच्छा बताइए अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सत्या नडेला को। आप जानते हो सत्या नडेला ये अभी तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हीं को चेयरमैन भी बना दिया है। ये जॉन थॉम्पसन का स्थान लेंगे, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी मेघा राजगोपालन, ये भारतीय मूल की पत्रकार हैं और 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता इन्होंने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। डॉक्टर चारू खोसला ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। और सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के प्रमुख बने ये। अच्छा चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर को बंद करने की घोषणा की? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने ही। बाकी अमेजन के सीईओ एनडी जेसी बने हैं। एक सुशील चंद्रा का नाम याद रखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हमारे 24वें नंबर के। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? यशवर्धन सिन्हा। अभी टीवी नरेंद्रन का नाम आपने सुना होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष ये बने थे उदय कोटेक के स्थान पे, तो ये भी ध्यान रखना आप। फिर बताइए हाल ही में डब्ल्यूएचओ के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मुकेश शर्मा को। तो आईआईटी कानपुर की फैकल्टी हैं ये मुकेश शर्मा, और अभी इन्हीं को डब्ल्यूएचओ के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो रेबेका ग्रिंसपन की बात करेंगे, अभी अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी थी ये। अंकटाड मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब्दुल्ला शाहिद अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के लिए इनको अध्यक्ष चुना गया। और डॉक्टर पैट्रिक अमोत ये केन्या से हैं, डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अभी अध्यक्ष बनेंगे। देखो एक नाम और याद रखो आप, डेबी हैविट का, अभी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। और CNR राव का नाम भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय वैज्ञानिक हैं ये। और अभी 2020 का अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला था इनको।
बताइए हाल ही में किसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आशीष चांदोरकर को। तो अभी भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में 3 सालों के लिए काउंसलर नियुक्त किया है और ये पहला मौका होगा जब किसी निजी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। बाकी देखो अब्दुल्ला शाहिद, ये वैसे तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं और अभी इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 76th सेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। और रेबेका की बात करेंगे तो अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी है। ये अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डॉक्टर पैट्रिक अमोत की बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के ये अध्यक्ष बने हैं। बाकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1995 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो गया इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? नागोजी ओंकाजा इवेला, ये नाइजीरिया से है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री 164 है और 164th नंबर का कौन सा है? अफगानिस्तान। फिर बताइए हाल ही में आईसीसी, यहाँ पे आईसीसी का मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और उसके नए मुख्य अभियोजक प्रोसिक्यूटर कौन बने? करीम खान। तो अभी ब्रिटिश वकील हैं ये करीम खान और अभी इन्होंने नीदरलैंड में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसमें नए मुख्य अभियोजक प्रोसिक्यूटर के रूप में शपथ ली है। और आशीष चांदोरकर की बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त हुए थे ये। अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 76th सेशन के अध्यक्ष बने। डॉक्टर पैट्रिक अमोत WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने। तो याद रखना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है। फिर बताइए हाल ही में प्यूमा ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा युवराज सिंह को। वैसे युवराज सिंह अभी आकाश इंस्टीट्यूट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे और अभी प्यूमा इंडिया ने वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड्डिक्कल को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सुनील शेट्टी, ये नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर है। राणा दुग्गुबती सीएट टायर के बने थे और सचिन तेंदुलकर पीटीएम फर्स्ट गेम्स के बने। फिर बताइए हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वी वेदनाथन को। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने वी वेदनाथन को बैंक के एमडी सीईओ के रूप में 3 सालों के लिए फिर से नियुक्त कर दिया है। आपको याद होगा कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक का विलय हो गया था दिसंबर 2018 में। उसके बाद इसका नाम बदल करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया था और तब से ये इसके एमडी सीईओ बने हुए हैं। वी वेदनाथन इनका नाम है। बाकी सीएस घोष, ये बंधन बैंक के एमडी सीईओ बने थे अभी फिर से। विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने और जी चतुर्वेदी आईसीआईसीआई बैंक के फिर से पार्ट टाइम चेयरमैन बने थे ये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। फिर बताइए हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा इब्राहिम राइसी। और इन्होंने किन की जगह ली? हसन रूहानी की जगह ली है। देखो आपको बता दूं, ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद जो प्रेसिडेंट का पद होता है वो सबसे बड़ा होता है। मतलब ईरान में जो सबसे बड़ा नेता होता है ना वो सुप्रीम लीडर होता है। उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति देश में दूसरे सर्वोच्च पद के अधिकारी होते हैं। अच्छा, फिर आपके माइंड में आएगा ईरान के सुप्रीम लीडर वर्तमान में कौन है? तो आयतुल्लाह अली खामनेई है। बाकी इसाक हरजोग अभी इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने थे। वहां पे नए प्रधानमंत्री कौन है? अभी नए बने नेफ्टाली बेनेट। बशर अल बशद, ये सीरिया के फिर से प्रेसिडेंट बने और गुइलेर्मो लासो इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट बने। ये देखो ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी तोमान है। चाबहार बंदरगाह ये भी आपको ईरान में मिलेगा। और ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। वैसे मालदीव की हम संसद को भी मजलिस कहते हैं। मलेशिया की संसद को भी हम मजलिस ही कहते हैं। याद रखना, अभी ईरान ने फरजाद गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया? तो भारत को कर दिया। और ईरान में ही आपको रामसर शहर मिलेगा। चलो बताओ, रामसर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो कैस्पियन सागर के किनारे है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा महमूद जमाल को। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी महमूद जमाल को जज के रूप में नामित किया है। बाकी करीम खान, ये ब्रिटिश वकील हैं करीम खान, और अभी ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नए मुख्य अभियोजक प्रोसिक्यूटर बने थे। अरुण कुमार सिंह BPCL
यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने। कृति करंट ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, करेंसी कनेडियन डॉलर है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है तो आंसर होगा कनाडा। और कनाडा और यूएसए के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं 49th पैरेलल। अच्छा, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है तो गुजरात की है। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी ये भी कनाडा में है, विनिपेग, कनाडा। फिर बताइए, अभी स्मार्टफोन ब्रांड है वन प्लस, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? जसप्रीत बुमराह बन गए। ऋषभ पंत, अभी आपको याद होगा जनवरी में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया था। इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में देखना, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आएगा। नया अवार्ड शुरू किया आईसीसी ने। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन सभी महीनों के लिए पुरुषों और महिलाओं में किसको चुना गया है यह आपको याद रखना है बस। जैसे कि हमने कहा जनवरी में तो पुरुषों में बात करेंगे तो ऋषभ पंत को चुना गया, महिलाओं में शबनम इस्माइल को जो कि साउथ अफ्रीका से है। फरवरी में पुरुषों में आर अश्विन चुने गए, महिलाओं में टेमी बेमॉन्ट जो कि इंग्लैंड की हैं। और मार्च के महीने में भुवनेश्वर कुमार चुने गए, महिलाओं में लिजेल ली जो कि साउथ अफ्रीका की है। अप्रैल के महीने में पुरुषों में बाबर आजम चुने गए जो कि पाकिस्तान के हैं, महिलाओं में एलिसा हेली चुनी गई जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और अभी मई वाले महीने में पुरुषों में मुशफिकुर रहीम चुने गए जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है, और महिलाओं में कैथरीन ब्रेस जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये नाम आप याद रखना, एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। बताइए, अभी किसे विश्व बैंक और आईएमएफ के द्वारा उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया तो आंसर होगा मोंटेक अहलूवालिया। तो योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं ये मोंटेक अहलूवालिया, जिनको अभी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। इस समूह में आपको गीता गोपीनाथन भी मिलेंगी जो कि आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और इस समूह का गठन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया था। बाकी वीनू माकंड अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें नंबर के भारतीय बने थे। वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। और डेबी हैवेट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फिर बताइए, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा तो आंसर होगा 14th नंबर पे। तो चैरिटी एंड फाउंडेशन इंग्लैंड के द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत विश्व का 14वां सबसे धर्मार्थ देश है। तो बेसिकली ये इंडेक्स हमें ये बताता है कि दान देने में कौन कितना आगे। तो भारत अब दुनिया के टॉप 20 सबसे उदार देशों में शामिल हो गया। टॉप पे कौन है? टॉप पे इंडोनेशिया है, सेकंड पे केन्या है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन यही सच है। अभी आपको याद आता होगा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021 आई थी जिसमें भारत 67 नंबर पे था। टॉप पे स्विट्जरलैंड था। बाकी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 आया था, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें भारत 87 नंबर पे था। टॉप पे स्वीडन रहा। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आया उसमें भारत 86 नंबर पे रहा। टॉप पे दो देश थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। अभी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 जो आया उसमें भारत 55 नंबर पे था। टॉप पे टर्की था। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 142 नंबर पे था। टॉप पे नॉर्वे था। जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 139 नंबर पे रहा और टॉप पे फिनलैंड था। अच्छा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 जो आया उसमें टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। अभी नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप पे केरल रहा था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है तो आंसर होगा रशिया के पास। सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसका काम होता है सैन्य हथियार यानी कि सैन्य ताकतों से संबंधित जानकारी रखना। और अभी सिप्री ने कहा है कि 2020 की तुलना में 2021 में परमाणु हथियारों न्यूक्लियर वेपन्स में कमी आई है, पूरे विश्व में बात करेंगे तो। लेकिन तैनात परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ चुकी है। भारत के पास टोटल परमाणु हथियार हैं 156, पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं। पाकिस्तान के पास 165 है।
चाइना के पास 350 हैं और तीनों के पास जो परमाणु हथियार है पिछले साल के मुकाबले बड़े हैं। अभी आपको याद होगा सेना की ताकत के मामले में जो फायर पावर इंडेक्स आया था उसमें टॉप पे रहा था यूएसए, सेकंड पे रशिया था, तीसरे पे चाइना था और चौथे पे भारत था। और सिप्री ने आपको याद होगा इससे पहले एक रिपोर्ट बताई थी, उसमें बताया था कि सऊदी अरब दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है, इंपोर्टर है। सेकंड नंबर पे भारत है। और उससे पहले सिप्री ने बताया था कि भारत 2020 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश है। पहला यूएसए है, दूसरा चाइना है और तीसरा भारत है। तो ये भी ध्यान रखो। फिर बताइए हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आंसर होगा आइसलैंड। अच्छा, इस वैश्विक शांति सूचकांक को जारी कौन करता है? तो आंसर होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी। ये इसका 15वां संस्करण है और आइसलैंड जो है ये 2008 से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जबकि अफगानिस्तान को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश बताया गया। भारत की बात करेंगे तो भारत 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है और दक्षिण एशिया में 5वें नंबर पर है। और एशिया क्षेत्र में बात करेंगे तो सबसे शांतिपूर्ण देश भूटान को बताया है, फिर नेपाल को बताया, फिर बांग्लादेश को बताया, फिर श्रीलंका और फिर नंबर आता है भारत का, और भारत के बाद आता है पाकिस्तान। अच्छा, आप तो ये बताओ अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 21 सितंबर को मनाया जाता है। और जब जीवन में शांति होगी तो आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसी बात पे बता दो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अच्छा, फिर बताइए हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 43 नंबर पे रहा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और इसको जारी किया प्रबंधन विकास संस्थान ने, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने। और इसमें भारत 64 देशों में से 43 नंबर पे रहा है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है और तीसरे पे है डेनमार्क। अच्छा, बाकी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की बात करेंगे तो भारत उसमें 14 नंबर पे था। टॉप पे इंडोनेशिया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था 2021 वाला, उसमें भारत 140वें नंबर पे था। टॉप पे आइसलैंड था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें भारत 94 नंबर पे था। फिर बताइए हाल ही में अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग आई है अभी, जिसे किसने निकाला है? यूएसए की एक डेटा इंटेलिजेंस फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, उसने। और उसने कहा कि पूरे विश्व में सबसे फेमस हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। आपको याद होगा कुछ समय पहले फॉर्च्यून की वर्ल्ड के टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 की सूची आई थी, जिसमें टॉप पे थी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन। और उसी लिस्ट में टॉप 10 में एकमात्र भारतीय थे, 10वें नंबर पे अदार पूनावाला उनका नाम है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी को बताया गया, दूसरे नंबर पे मारियो द्रेगी हैं जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, तीसरे नंबर पे लोपेज ओब्राडोर है जो कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं, और चौथे पे स्कॉट मॉरिसन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। फिर बताइए हाल ही में स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा 51वें स्थान पे। मतलब इसका यह है कि किस देश की पब्लिक का सबसे ज्यादा पैसा जमा है स्विस बैंक में, उस मामले पे ये रैंकिंग है। तो इस मामले में सबसे नंबर 1 पे है यूके। यूके जो है वो 377 बिलियन स्विस फ्रैंक के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। सेकंड पे यूएसए है और भारत 91वें नंबर पर है। अभी आपको याद होगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था, इसमें भारत 43 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आया उसमें भारत 48 नंबर पे था, इसमें पहली बार टॉप 50 में रहा था भारत, और टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। जबकि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। फिर बताइए हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। सेकंड पे चेन्नई है और तीसरे में है शिमला। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ये इसका दूसरा संस्करण है, पहला लॉन्च हुआ था 2018 में, ध्यान रखना। फिर बताइए अभी दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड से। एक्चुअली में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह
जिसका नाम दिया है वीजा वुड सेट, इसको पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा और इसे प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। और कहां से लॉन्च किया जाएगा? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसको लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन किया गया और वहीं पे इसको बनाया गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको एक और न्यूज याद रखनी है जो आपको ऑलरेडी याद है कि जापान भी लकड़ी से एक सैटेलाइट बना रहा है, एक तैयार कर रहा है सैटेलाइट जो कि लकड़ी से बना हुआ है, जिसे वो 2023 में लॉन्च करेगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न है। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया? तो आंसर होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस अभियान में 29 वर्षीय कंचन उग्रसांडी ये अकेले हिस्सा ले रही हैं। इस अभियान में वो 24 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। उन्होंने अपनी यात्रा को नई दिल्ली से शुरू किया, फिर वो मनाली जाएंगी, लेह जाएंगी, उमलिंगा ला दर्रा से होती हुई फिर वो दिल्ली वापस पहुंचेंगी। तो ये एक पहली महिला मोटरसाइकिल अभियान है जिसे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1960 में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ आपको यहाँ से, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? वैसे तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं और आपको याद भी हो गया, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है ये। लेकिन एग्जाम में मान लो कोई स्टूडेंट बैठा जिसने ये नहीं पढ़ा तो यहां से वो अंदाज लगाएगा कि बॉर्डर रोड आ रहा है, यानी कि राजमार्ग व परिवहन मंत्रालय इसका आंसर होना चाहिए। और पहला ऑप्शन ही आपको देखना वही मिलेगा, तो ध्यान रखना ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में राजीव चौधरी है। अभी आपको पता होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी कौन? वैशाली हुआ से। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व के कौन से महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा 5वें। वैसे तो आप जानते हो दुनिया का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसे भूगोल के नजरिए से 4 महासागरों यानी कि ओशियंस में बांटा गया है। लेकिन अभी नेशनल ज्योग्राफिक ने एक 5वें महासागर की घोषणा की है जिसका नाम है दक्षिणी महासागर, जो वास्तव में अंटार्कटिका के आसपास का महासागरीय इलाका है। और इसकी खास बात यह होगी कि यह एकमात्र महासागर है जिसकी सीमा 3 महासागरों से लगती है। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप को किस महासागर ने घेरा हुआ है तो आंसर हो जाएगा अब दक्षिण महासागर ने। वैसे 4 महासागर कौन कौन से हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अच्छा, महासागर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो आप ये याद रखो, बरमुडा ट्रायंगल ये किस महासागर में है? ये अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक महासागर में है। या और अच्छे से बोलोगे इसे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। और कौन सा महासागर एस आकृति में है? तो यही है अटलांटिक ओशियन। अच्छा, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस ओशियन से है? पैसिफिक ओशियन से। यहीं पे सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आना, भूकंप वगैरह आना। चलो एक प्रश्न बताओ, ये प्रश्न आपका एसएससी में पूछा गया था कि किसे प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? हवाई को। और बताइए किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। और एक और प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था, चलिए आप बताइए कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन थे मैरियाना ट्रेंच, प्यूर्टो ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच। तो याद रखना आंसर होगा प्यूर्टो ट्रेंच। बाकी मैरियाना ट्रेंच ये आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा और सुंडा ट्रेंच ये आपको हिंद महासागर में मिलेगा। एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूं, सारगासु समुद्र ये किस महासागर में स्थित है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। और यहीं से एक प्रश्न भी बन जाता है, देखो कि किस सागर का तट नहीं है? ऐसा कौन सा सागर है जिसका कोई भी तट नहीं है? तो वो यही है सारगेसोस सागर। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है इन EU नेव 4 ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा अदन की खाड़ी में। इसको आप ऐसे पहचान सकते हो, इन मतलब इंडिया, EU मतलब यूरोपियन यूनियन और नेव मतलब ये नेवल एक्सरसाइज है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार जो हुआ है, अभी 18 जून को ये शुरू हुआ था। कहां पे? अदन की खाड़ी में। और इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकंड ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा देखो, यहां से एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा भी था
कि अदन की खाड़ी और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो याद रखना, बाल उल मंदेव जल संधि। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में, जहाँ पे नाटो का भी है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरे की खोज की गई? ये अफ्रीका में है, बोत्सवाना। और अभी यहीं पे 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया में खनन किया जाने वाला रत्न गुणवत्ता वाला तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। वैसे आपको बता दूं, 1905 में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हीरा था, जो साउथ अफ्रीका में मिला था। कितने कैरेट का? 3106 कैरेट का, जिसका नाम था कलिनन पत्थर। इसके बाद 2015 में बोत्सवाना में ही 1109 कैरेट का एक हीरा खोजा गया था, जिसका नाम था लेसेडी ला रोना। अच्छा, बोत्सवाना की कैपिटल क्या होती है? गैबेरोन इसकी कैपिटल होती है। और बोत्सवाना में आपको एक मरुस्थल भी मिलेगा, कालाहारी मरुस्थल। और याद रखना, बुशमैन जो जनजाति है वो इसी मरुस्थल में रहती है। जबकि दुनिया की सबसे छोटे कद की जनजाति है कौन सी? पिग्मी जनजाति, जो कांगो में रहती है। अच्छा चलिए, कांगो से आपको याद आता होगा वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी काटती है। और आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा यानी कि जो आपकी इक्वेटर है, ये किस झील के मध्य से निकलती है? तो विक्टोरिया लेक। बाकी अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपे नदी। और कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। ये भी आप ध्यान रखें, स्टैटिक के प्रश्न हैं ये, काफी इंपॉर्टेंट। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, जिसे कहते हैं यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया? तो आंसर होगा सुमित्रा मित्रा को। तो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 इसको कहते हैं। ये यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है जो दिया गया अभी सुमित्रा मित्रा को। ये एक डेंटिस्ट है और इन्होंने धातु को मजबूत करने में नैनो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया है, उसी के लिए इनको मिला ये सम्मान। बाकी हेमंत कुमार पांडे, डीआरडीओ ने हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट अवार्ड दिया था, आपको याद होगा। और इसरो के चीफ कौन है? के शिवन है, उनको मिला था वॉन कर्मन पुरस्कार। बाकी CNR राव अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला, इसे ऊर्जा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहते हैं। बाकी रणजीत सिंह डिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने थे ये। अभी वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान रखें उसको। जैसे कि आपसे पूछा जाए 2021 का खाद्य पुरस्कार किसे मिला? तो शकुंतला हरिके सिंह को। अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार मिला था अभी महेंद्र गिरी को। ये राजाजी जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहां पे रेंजर हैं ये। और छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया था दूती चंद को। बाकी 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? रजनीकांत को मिला है। और आपसे पूछा जाए कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो कृति करंत बनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीटिली अवार्ड 2021, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये दिया गया नुक्लू फॉर्म को, जो कि नागालैंड के हैं। और अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला इनको ये सम्मान। और मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने। मेजा आ गया इनको, मैक्सिको से ये याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा श्याम सुंदर जानी को। तो अभी 17 जून को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई। 17 जून को ही क्यों? क्योंकि आपको याद है 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस होता है। और इसे मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और इसी के द्वारा ही हर 2 साल में ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? भूमि संरक्षण के लिए। इस बार ये दिया जाएगा श्याम सुंदर जानी को। ये राजस्थान के श्री गंगानगर से हैं। और क्यों मिल रहा है इनको ये अवार्ड? तो राजस्थान में पश्चिमी जो मरुस्थल है वहां पे वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इनको ये सम्मान मिल रहा है। अच्छा, अभी जो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हमने मनाया, उसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, ये ध्यान रखना। बाकी नुक्लू फॉर्म कई बार बता चुका हूं मैं आपको, अब तो याद हो गया होगा। विटली अवार्ड 2021 मिला, जिसे ही ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। नागालैंड के हैं ये नुक्लू फॉर्म, और ये पहले भारतीय हैं ये सम्मान पाने वाले, ये पुरस्कार पाने वाले। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिल रहा है इनको ये सम्मान। सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। महेंद्र गिरी अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड मिला इनको। राजाजी नेशनल पार्क में रेंजर हैं ये। और राजाजी नेशनल पार्क का है उत्तराखंड। बताइए, अभी किस भारतीय जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब मिला है?
आईएनएस सह्याद्री को। तो अभी फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में भारतीय नौसेना के सह्याद्री को बेस्ट शिप का खिताब दिया गया, जबकि आईएनएस कामोटा को मोस्ट स्पिरिटेड शिप का खिताब मिला है, और जबकि आईएनएस किल्टन और आईएनएस खुकरी ने बेस्ट कॉर्वेट ट्रॉफी जीती है। आईएनएस राजपूत के बारे में हमने पढ़ा था, भारत का पहला विध्वंसक जहाज था, डेस्ट्रॉयर था, अभी डिकमीशन कर दिया गया इसको। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के शैलजा को। आप जानते हो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं ये के शैलजा, जिन्हें अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति उनके प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार, जिसे क्या कहते हैं, ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, वैसे वर्तमान में केरल की हेल्थ मिनिस्टर कौन है? अभी वीना जॉर्ज हैं। और पिछले साल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन ने के शैलजा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया था। बाकी डॉक्टर चारू खोसला ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जीता इन्होंने। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये, 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता इन्होंने। और नुक्लू फॉर्म विटली अवार्ड 2021 जीता, और ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, नागालैंड के ये रहने वाले हैं। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इनको ये सम्मान मिला है। फिर बताइए एनविजन ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो पहले तो ये याद रखना, ये जो एनविजन है ये एक ऑर्बिटल मिशन है, मतलब ये सतह पर नहीं उतरेगा बल्कि कक्षा में ही, ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा। और किसकी कक्षा में, किसकी ऑर्बिट पे? तो शुक्र ग्रह, वीनस की कक्षा में चक्कर लगाएगा ये। और शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी इसे कहते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और इस मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? 2030 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य है सिंपल सा, शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना। और वैसे अभी आपको बता दूं कि नासा ने शुक्र ग्रह के लिए डेविंसी प्लस और वेरिटास नाम के 2 मिशनों का चयन किया है। और आपको बता दूं इससे पहले भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2005 में वीनस एक्सप्रेस नाम का एक मिशन भेजा था शुक्र ग्रह के लिए। और वैसे आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह के लिए भेजे जाने वाला अंतरिक्ष यान यूएसएसआर के द्वारा विकसित वेनेरा सीरीज का था। उसके बाद नासा के मैगलन मिशन से शुक्र ग्रह का अध्ययन किया गया था। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 50 साल या उससे अधिक आयु वाले जो वृक्ष हैं उनको विरासत का दर्जा दिया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। मतलब अभी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वो वृक्ष जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है तो उन्हें हेरिटेज ट्री यानी कि विरासत वृक्ष का दर्जा दिया है। और इनकी हर 5 साल में गणना करेगा महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी यानी कि महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण। और अगर कोई इन हेरिटेज पेड़ को काटता है तो उसकी उम्र के बराबर की संख्या में वृक्ष लगाने होंगे और 7 सालों तक इसकी सुरक्षा भी करनी होगी। जैसे किसी पेड़ की उम्र है 60 बरस, आपने उसको काट दिया तो आपको 60 ही पेड़ लगाने पड़ेंगे। बाकी आपको याद होगा भी राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया था। इसमें 4 पौधे दिए जाएंगे, 4 औषधि पौधे दिए जाएंगे हर परिवार को। वो 4 पौधे कौन कौन से होंगे? अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और कालमेघ। अभी आपको याद होगा इसी तरह से हरियाणा ने भी प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया था। उसमें था क्या, कोई वृक्ष हो गए जिनकी उम्र 75 या उससे ज्यादा की आयु के कोई वृक्ष हैं तो उनके रख रखाव, उनकी देखरेख के लिए राज्य सरकार 2500 रुपये पेंशन देगी। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मुंबई इसकी कैपिटल है। अभी आपको याद होगा सिस्टूरा हिरण्यकेशी ये किस जीव की प्रजाति खोजी गई थी? मछली की। कहाँ पे मिली थी? अंबोली, महाराष्ट्र में। जिसको खोजा किसने था? उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे ने। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने ऑपरेशन ओलिविया को शुरू किया? तो आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने। ऑपरेशन ओलिविया है क्या और ये क्यों शुरू किया गया है? तो देखो, उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए यह ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तट रक्षक बल के द्वारा इसको शुरू किया गया।
और ये जो ऑपरेशन ओलिविया है इसे इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक बल ने पहली बार 1980 के दशक में शुरू किया था और तब से हर साल इस ऑपरेशन का आयोजन किया जाता है इन कछुओं की रक्षा के लिए। ये जो ऑलिव रिडले कछुए हैं ना, इनको IUCN के रेड लिस्ट में असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखो कृष्ण स्वामी नटराजन है और नुपुर कुलश्रेष्ठ का नाम भी याद रखो, पहली महिला DIG बनी थी ये। और CRPF की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल ने कुलदीप सिंह। अभी इन्हें एडिशनल चार्ज मिला था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना है, जो ये BSF के जवान है, भारत पाक सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं पाकिस्तान से। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड हो ही गया। ITBP की बात करेंगे, डायरेक्टर जनरल इसके SS देशवाल है। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन सा यूनियन टेरिटरी खुले में शौच मुक्त हो गया है, तो आंसर होगा लद्दाख। तो अभी स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत लद्दाख को भारत में खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री केंद्र शासित प्रदेश हो गया है लद्दाख। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि खुले में शौच मुक्त ओपन डिफिकेशन फ्री होने वाला पहला राज्य कौन सा था, सिक्किम था। अच्छा बताओ, वैसे भारत में आपको पता है टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 42 है। 42 कौन सी बनी थी अभी? तसोकर झील जो कि लद्दाख में है। रामसर का संबंध है आर्द्र भूमि संरक्षण से यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन से। और ये रामसर कंजर्वेशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। रामसर स्थान ये कहां पर मिलेगा आपको? ईरान में मिलेगा। और पहली रामसर साइट कौन सी है भारत में? चिल्का लेक, उड़ीसा में है ये। अच्छा चलो यही बता दो कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखना 8 हैं। एक्चुअली में पहले ये 7 थे, फिर 31 अक्टूबर 2019 में 2 नए बन गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो हो जाने कितने चाहिए थे? 9। लेकिन हम बात करेंगे 26 जनवरी 2020 की, तो हमने देखा था 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया था, एक तो दमन दीव और दादर व नगर हवेली को। तो अब कितने रह गए? 8 रह गए हैं, तो ये आप ध्यान रखना। और पेगोंग झील भी याद रखो, कई बार एग्जाम में आ जाती है ये। पेगोंग झील ये कहां पर है? लद्दाख में है। बताइए अभी हाल ही में किसने जीवन वायु नामक एक उपकरण को विकसित किया है? तो आंसर होगा IIT रोपड़ ने। तो जीवन वायु नाम का ये जो उपकरण है, ये जो डिवाइस है, इसको IIT रोपड़ ने बनाया है। ये बिना बिजली के चलेगा, मतलब सिलेंडर या पाइप से आ रही ऑक्सीजन के फ्लो को कंट्रोल करेगी ये, और इसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होगी। और इसका सही इस्तेमाल कहाँ पे हो सकेगा? जो छोटे छोटे कस्बे हो गए, ग्रामीण इलाके हो गए, जहाँ पे बिजली की समस्या रहती है। और इसे CPAP की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। CPAP मतलब कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। और ये भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के काम करेगी। अभी IIT रोपड़ ने, आपको याद होगा, ऑनलाइन फरेब का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर भी डेवलप किया था। अभी IIT रुड़की के एक प्रोफेसर हैं, कौन? शैलेश गोविंद। अभी उन्हें विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाने के लिए NSG पुरस्कार भी जीता था। अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप 200 में 3 भारतीय यूनिवर्सिटी थी। टॉप पे IIT बॉम्बे था 177वें नंबर पे। बाकी IIT दिल्ली भी था और IISc बेंगलुरु भी था। और IISc बेंगलुरु से हमने पढ़ा था रिसर्च के मामले में दुनिया में टॉप पे रहा था IISc बेंगलुरु। और पहली बार है जब कोई इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। अभी आपको याद होगा इसरो ने श्वास नाम से एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाया था, और इसने ही 3 वेंटिलेटर भी बनाए थे जिनके नाम थे प्राण, वायु और स्वस्थ। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो इसके तहत वेद, संस्कृति और योग आधारित शिक्षा एक साथ दी जाएगी। एक्चुअली में इस बोर्ड के माध्यम से ये सिखाया जाएगा कि कैसे वेदों की शिक्षा विज्ञान व तकनीक से जुड़ी हुई है। अच्छा, आप तो एक प्रश्न का जवाब दो, वेदों की और लोटो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और एग्जाम में एक प्रश्न कई बार यहां से पूछा जा चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। बाकी आपको याद है रामायण संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र ये कहां पे स्थापित करने की योजना है? तो बाराबांकी उत्तर प्रदेश में।
अच्छा बताइए, अभी किस देश ने अपने पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया था? सऊदी अरब। और एक प्रश्न बताता हूँ आपको जो एग्जाम में पूछा गया था एक बार, कि वेदत्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो याद रखना, अथर्ववेद। जादू टोनों का वेद कहा जाता है इसको। आपको आपके चारों वेदों के नाम पता होने चाहिए। अथर्ववेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। तो वेदत्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। चलिए एक प्रश्न का जवाब और दीजिए कि सत्यमेव जयते इसका उल्लेख कहां पर है? तो आंसर होगा मुंडोपनिषद में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में LIC कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड ने शगुन नामक एक गिफ्ट कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा IDBI बैंक। तो अभी LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जिसका नाम है शगुन, उसको लॉन्च करने के लिए IDBI बैंक के साथ समझौता किया है। और इसका इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बिलों के भुगतान आदि में किया जा सकता है। इस कार्ड के जरिए आप 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की शॉपिंग भी कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 साल की होगी। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक अभी इसने घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया था। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी इसने आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था, जिसमें जो आपका अकाउंट नंबर होगा उसके लास्ट के 10 डिजिट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, अभी NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जापान ने। मतलब जापान से कोई व्यक्ति अगर विदेश जाएगा तो उसे टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो उसे विदेश में आगे काम आएगा दूसरे देश में एंट्री लेने के लिए। और उस पासपोर्ट से आपको याद आता होगा कि पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट ये किस देश का है? तो जापान का है। शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो बिना वीजा के आप बहुत सारे देशों में एंट्री ले सकते हो। और पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी जापान का है जिसका नाम फुगाकू है। अच्छा बताइए, इंडिया में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है। बाकी बात करेंगे जापान की, तो इसके प्रधानमंत्री नए वाले का नाम क्या है? योशिहिते सुगा। और इनसे पहले थे शिंजो अबे। आपको याद होगा 2021 में पद्म विभूषण के लिए उनको चुना गया था। चलिए आपके लिए एक प्रश्न बनता है यहाँ पे, अभी 2020 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण के लिए चुना गया था? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। फिर बताइए, अभी मिल्खा सिंह का निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे ये? एथलीट थे ये। और देखिए यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपको बता देता हूँ। अभी इनका निधन हो गया कहाँ पे? चंडीगढ़ में 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और वैसे इनका जन्म हुआ कहाँ पे था? गोविंदपुरा में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। ये विभाजन के समय भारत आ गए थे, फिर ये सेना में शामिल हो गए और फिर ये एथलीट बन गए। इतना तो आपने मूवी से भी देख लिया होगा। बाकी जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है, इन्होंने 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और 1958 में एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने। और 1962 के एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे। और इनको पद्मश्री कब मिला था? 1959 में मिल गया था। अच्छा, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है ना? किसने कहा था इनको फ्लाइंग सिख? तो 1960 में जब ये पाकिस्तान में रेस के लिए गए थे, जब इनको बुलाया गया था और वहां पे आपने पिक्चर में देखा ये जीत गए थे, तो पाकिस्तान में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने ही इनको फ्लाइंग सिख कहा था। अच्छा, इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी है इनकी, जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। याद रखना ये। और इनकी वाइफ का नाम क्या है? निर्मला कौर। इनका नाम न्यूज में भी था क्योंकि इनका भी अभी निधन हो गया। पहले इनकी वाइफ का निधन हुआ, उसके 2-4 दिन बाद इनका भी निधन हो गया था। इनकी जो वाइफ थी ना निर्मला कौर, ये इंडिया की वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी। तो ये ध्यान रखना आप, जो भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी देखो, डिंको सिंह का भी अभी निधन हो गया था। इनका संबंध किससे था? मुक्केबाजी से, मणिपुर से थे ये। बाकी सूरत सिंह का भी निधन हो गया। याद करो 1951 में जो पहला एशियाई खेल हुआ था ना, उसमें मैराथन दौड़ने वाले थे ये पहले भारतीय। सूरत सिंह इनका नाम है, निधन हो गया इनका भी अभी।